हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस नए वीडियो में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के बारे में बात करने वाले, और इस भर्ती के सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है 4 महीने में कृषि पर्यवेक्षक कैसे बने। आप सभी को पता है कि जो 430 पदों पर आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, और आपके जो आवेदन है जून के लास्ट में आपके आवेदन भी दोस्तों स्टार्ट होने वाले। तो अभी आपको फुल स्ट्रेटजी के साथ 4 महीने किस तरीके से पढ़े कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सच में यार ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो दोस्तों, अगर आपका ड्रीम है कृषि पर्यवेक्षक बनना, लाइक आप अपने ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हो, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 2 पॉइंट ऐसे मूल मंत्र आपको बताने वाले जो सच में आपके हार्ट पर टच भी होने वाले। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि अभी 4 महीने आपके पास बचे हुए, 4 महीने में कृषि पर्यवेक्षक कैसे बने। टोटली आपके पास लगभग 4 महीने अभी आपके बचे हुए, और 430 पदों पर आपकी विज्ञप्ति यहाँ पर दोस्तों जारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 430 पद आपका विज्ञप्ति आगे आपके यहाँ पर जारी होने वाली है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्टडी करना है। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उस एग्जाम की प्रकृति के बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है। उस एग्जाम की प्रकृति क्या रहने वाली, किस तरीके से उसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, तो उसकी प्रकृति को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी पता आजकल स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है, आजकल स्टूडेंट बहुत डरे डरे से रहते हैं। क्यों डरे डरे से रहते हैं? उनको लगता है कि कृषि पर्यवेक्षक जो एग्जाम है इसको क्लियर करना बहुत ही टफ है, तो इसलिए वो डरे डरे से रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना माइंड सेट ऐसा ही बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, माइंड सेट का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप किसी काम को करना चाह रहे हो तो उसमें माइंड सेट का बहुत बड़ा रोल होता है। और डरे डरे से स्टूडेंट जो है उसका माइंड सेट ये है कि जो ये विज्ञप्ति है आपकी यहाँ पर जारी हुई है, 430 पदों पर यहाँ पर आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, स्टूडेंट्स के आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में यही है कि 430 पदों पर हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो भाई अगर ऐसा सब लोग सोचने लग गए तो फिर तो किसी का सिलेक्शन ही यहाँ पर नहीं होने वाला। तो ऐसा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। ये आप ये भी पॉजिटिव भी सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से भी टफ एग्जाम मार्केट में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइक जैसे एसआई है, पटवार है, इसके बाद में आरएस है, तो ये अगर इनका लेवल देखा जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लेवल में, ये बहुत हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, और वो भी लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें विज्ञप्ति बहुत ज्यादा विज्ञप्ति जारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना माइंड सेट से ये बना लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे दोस्तों। उसके बाद में ये 430 पदों की जो विज्ञप्ति है इसको निकाल के अपने माइंड से फेंक दो कि 430 पदों की विज्ञप्ति है, मेरा सिलेक्शन इसमें कहाँ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अभी आपको बस ओनली ये रखना है कि मुझे सिलेक्शन लेना है बस। उसके बाद में बात आती है कि सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल आपके पास क्या होना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। एक शानदार स्टडी मटेरियल हम आपको बताने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है दोस्तों। देखो स्टडी मटेरियल की सबसे पहले आपको इस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। इसका कंपटीशन एग्जाम का कितना है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्लियर कर रहे हो ना, तो 2 चीज आपके पास को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या है, दूसरा इसमें कंपटीशन कितना है। उस अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, एकदम अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि टोटली आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, उसमें से 60 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, एग्रीकल्चर के रहेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के रहते हैं, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, और 20 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के, 25 क्वेश्चन जीके के, 15 क्वेश्चन हिंदी के आपके। टोटली ये रहने वाला है। अब आपको ऊपर इस क्या करना है, एक ब्लू प्रिंट निकलवाना है सिलेबस का, वो आपके पास होना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद में बुक मटेरियल क्या रहने वाली है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। बुक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, तो वो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे दोस्तों। तो देखो एग्रीकल्चर में हमें यहाँ पर 3 सब्जेक्ट रहने वाली है।
एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर रहने वाली है। आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बुक्स आपको इकट्ठी नहीं करनी, नो, आपको एकदम शॉर्ट मटेरियल इकट्ठा करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको शॉर्ट और एक अच्छी बुक आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं कि अभी स्टूडेंट का आजकल पता है क्या चलता है, मार्केट में कोई नई बुक आई तो यार उसको भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये सब मिला के गोलमाल हो जाता है, फिर कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तो सबसे अच्छा है कि आपको सेलेक्टेड जो सिलेबस है, बुक्स है, वो लेनी है, अच्छी बुक्स आपको लेनी है जो आपको सिलेक्शन दिला सके। हम आपको बताएंगे बहुत ही शानदार बुक हम आपको बताने वाले, वो आपको बार बार पढ़नी है, ज़्यादा बुक इकट्ठी नहीं करनी, कम बुक पढ़नी है और कम बुकों को भी आपको बार बार रिवाइज करना है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर की अगर हम बात की जाए, सबसे अच्छी बेस्ट बुक की अगर बात की जाए एग्रीकल्चर में कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, तो दोस्तों देखो एग्रीकल्चर की बेस्ट बुक आती है दोस्तों 11th और 12th की एनसीईआरटी चलती है एग्रीकल्चर की। 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक आपको खरीदनी है। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं अभी ओनली, इसके एग्रीकल्चर में 3 सब्जेक्ट जो आपके है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए दोस्तों आपको एक एनसीईआरटी की बुक लेना। 11th 12th की बहुत ही शानदार बुक है, पढ़ के देखना, बहुत ही गजब बुक है और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, यहाँ पर मतलब अच्छी सरल भाषा में यहाँ पर समझाया गया, तो काफ़ी अच्छी ये बुक रहने वाली है। अब दोस्तों एक बात याद रखना, अगर सलेक्शन लेना है इन बुकों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है दोस्तों, काफ़ी एक भी चीज़ आपको यहाँ पर नहीं छोड़नी है। एग्रीकल्चर के लिए इन बुकों से कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, यस, या इनसे ही ये जो एनसीईआरटी की जो बुक है 11th और 12th की, यहीं पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। दूसरी बात, एक बात और हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट को आपने मान लिया पढ़ा, अगर आज आपने दोस्तों क्या पढ़ा, एग्रोनॉमी आपने पढ़ लिया, तो उसको जैसे ही आपकी एग्रोनॉमी कंप्लीट हो जाती है, देन आपको क्वेश्चंस करने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों। ध्यान रखना, जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, अब उसके क्वेश्चंस करने, ऐसा नहीं यार मैंने तो एग्रोनॉमी पढ़ लिया यार, मेरी एग्रोनॉमी तो हो गई, अब मैं ऐसा करता हूँ दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, हॉर्टिकल्चर आपने स्टार्ट कर लिया। अभी आपने हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर लिया, क्या आपको पता है कि आपने एनालिसिस किया कि आपने एग्रोनॉमी जो पढ़ा है कितना आपको रिसीव्ड उससे मिला है, कितना आपने उससे वापस लिया है, पढ़ने के बाद भी तो आपको कुछ मिला होगा ना। तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी पढ़ा है तो उसके बाद में एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस करो यार, 100 200 300 400 500 क्वेश्चंस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे एक देखना आपके अंदर बहुत अच्छा वाला, एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर, एक अच्छा ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ यार एग्रोनॉमी मेरी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, मेरे क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होंगे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर कर लिया है। देन आपको दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा उसके क्वेश्चंस करने, उसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है। और फिर ऐसा भी नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे कि आपने ये सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद में इसको साइड में रख दिया क्वेश्चंस करने के बाद इसमें आपने 1 महीने के लिए इसको साइड में रख दिया, ऐसा भी नहीं करना। रिवाइज तो यार आपको करना होगा ही, अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो यार ऐसा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद कभी रिवाइज नहीं करे, उसको याद रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आपको रिवाइज भी करना है। देन आपको देखो दोस्तों, ऐसे ही हॉर्टिकल्चर में करता है और ऐसे ही आपको एनिमल हस्बेंड्री में भी करना है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और दोस्तों, ध्यान से सुनना, ये जो एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है, अब मोस्ट स्टूडेंट तक पता क्या करते हैं कि 2 सब्जेक्ट है जो एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर, ये टफ है किसके अकॉर्डिंग, एनिमल हस्बेंड्री से ये से ज़्यादा टफ रहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा मतलब आसान सब्जेक्ट है बजाय इन दोनों के, तो स्टूडेंट का जो मोस्ट ऑफ ध्यान रहता है ना वो इन 2 सब्जेक्टों पे रहता है। जी हाँ दोस्तों, 2 सब्जेक्टों पे रहता है और इसके बाद में इस पर वो कम ध्यान देते हैं और इसी वजह से दोस्तों उनके नंबर इस एनिमल हस्बेंड्री में कटते हैं। बहुत स्टूडेंट को देखा है दोस्तों, तो उसका नंबर जो है इसमें कट जाते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, तीनों सब्जेक्टों को आपको बराबर लेकर चलना है दोस्तों। तो इस पर ऐसा नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री भी एग्जाम में आएगा, वो भी 20 नंबर का आपका आने वाला है, तो वो भी आपको पढ़ना ही है। तो ऐसा आपको करना है दोस्तों। उसके बाद में एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है और दोस्तों हो सके तो आप अपने नोट्स भी बना लीजिएगा। अगर आप अपने नोट्स बना लेते हो तो वास्तव में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कोचिंग वगैरह सब कुछ डिटेल से समझाने वाले। अब बात की जाए दोस्तों हिंदी की, तो देखो हिंदी आपको पढ़ना है,
हिंदी की बहुत ही शानदार बुक आती है, राघव प्रकाश जी की बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है, ग्रामर की बुक है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है दोस्तों, बहुत सिलेक्टिव सिलेबस है और अच्छी बुक है। इसके बाद में दोस्तों अच्छी बात इसमें ये भी कि जैसे कोई भी टॉपिक है और टॉपिक क्लियर होने के बाद में उसमें क्वेश्चंस भी दी गए, मतलब कोई टॉपिक क्लियर हो गया उसके बाद में आप उसके क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा पॉइंट रहता है। तो आपको, और उसके बाद में देखो आपको क्या करना है, राघव प्रकाश जी की बुक लानी है। उसके बाद में दोस्तों 9th और 10th की जो NCERT की बुक है, वहाँ उसकी जो ग्रामर की बुक है वो भी आपको पढ़ना है। इन दो बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, सेलेक्टिव सिलेबस लेने, बुक मटेरियल आपको लेना जो आपको सिलेक्शन दिला सके। फालतू की चीज़ आपको इकट्ठा नहीं करना है, पहले ही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में अभी कोई न्यू बुक लॉन्च किए, मैं वो भी लिया, मैं वो भी लिया, अरे नहीं यार, सब गोलमाल हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सेलेक्टिव सिलेबस आपको यहाँ पर दोस्तों लेना है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों हिंदी की, सॉरी हिंदी हमारा हो गया, जीके की हम बात कर लेते हैं। जीके में दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो एक बुक है दक्ष राजस्थान सार संग्रह बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक यहाँ पर रहती है, राजस्थान दक्ष सार संग्रह बुक आती है के नाम से बुक चलती है, वो काफ़ी अच्छी बुक होती है। उसके बाद में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है जीके में दोस्तों, वो क्या पढ़नी है, देखो सबसे पहले आप ये पढ़ लीजिए, ये छोटी बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है कि मोटी बुक देख के डर उड़ जाते हैं कि अरे तो इतनी मोटी बुक है कैसे पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं करना आपको ना, वो ज़्यादा सेलेक्टिव बुक्स है, काफ़ी इजी आसान सिलेबस में यहाँ पर दिया गया है, तो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है। राजस्थान दक्ष सार संग्रह आती है। उसके अलावा दोस्तों आपको पनोरमा बुक पढ़नी है, उसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वो दोनों आपको लाने और वो पढ़नी है। देखो दोस्तों हाई लेवल की थोड़ी बुक है, ये पनोरमा बुक है, पर इसमें इतना शानदार तरीके से मटेरियल दिया हुआ है ना, मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद में आपको भी। और इस बुक की खास बात ये है कि दोस्तों इस बुक में जैसे कि आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने के बाद में इसमें अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब RS लेवल से के लेवल तक के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। और अगर आप इसके पनोरमा बुक की अगर जैसे टॉपिक के लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप वो भी पढ़ोगे और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप इसमें क्वेश्चन सही कर सकते हो। बहुत ही शानदार बुक है पनोरमा, तो आपको ये लाना है और पढ़ना है दोस्तों। तो ये आपका सिलेक्टेड सिलेबस होगा, हमने सिलेबस के बारे में हमने बात कर लिया दोस्तों। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सिलेबस आपको कवर करना है। उसके बाद में जैसे ही आपका जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर के तीनों बुक, ये जो आपकी सब्जेक्ट है ये क्लियर हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर निकालना है दोस्तों। अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो औरों से कुछ अलग आपको करना होगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। अभी दोस्तों ऐसा करोगे, देखो एक बात याद रखना, फिर से बोल रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस 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 सबकी। देखो सिलेक्शन का मूल मंत्र बताया आपको, सिलेक्शन का सबसे मूल मंत्र, खास मंत्र ये, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ये मूल मंत्र इस वीडियो का सबसे पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी फिलहाल। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपको कोई भी कितने भी अच्छी तरीके से समझा ले यार, तब तक आप नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे और आप अपने खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। एग्रोनॉमी पढ़ा और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की ना, आपने क्वेश्चन नहीं कर रही ना, तो ये समझ लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों। क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में आपने क्वेश्चन नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस करना है। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपने गिटार बजाना सीख रहे हो ना दोस्तों, तो आपको गिटार बजाने के लिए दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में गिटार बजाना सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। आपने फर्स्ट डे किया, सेकंड डे किया, आप थर्ड डे करोगे, तो रोज रोज आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, एक दिन आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको खुद को मजा आने लगा गिटार बजाने में। ऐसे ही दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बार बार क्वेश्चंस करोगे, तो एक दिन आपको खुद को मजा आने लग जाएगा। आप सोचोगे यार अब तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं दे सकता। ये आपके अंदर से फीलिंग तब आएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। ये रहने वाला है। तो ये आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 4 महीने में इस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, मैटर आता है कोचिंग करें या नहीं करें। ध्यान से सुनिएगा, है ना, कोचिंग करें या नहीं करें। तो दोस्तों आपको कोचिंग करना है जी दोस्तों, आपको यहाँ पर कोचिंग करना है, क्योंकि कोचिंग जो है हमारे अंदर की जो कमी है उसको एनालिसिस करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपने खुद की जो कमियां हैं उनको एनालिसिस कर सकते हो कि आपके अंदर क्या कमी रहने वाली है। क्योंकि देखो कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में जब हम बैठेंगे ना दोस्तों, तो वह हमारे अंदर क्या कमी है, किसके मार्क्स, वहाँ पर वीकली टेस्ट भी होते, तो हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। और ये सारी चीज़ें अगर हमें एग्जाम से पहले पता चल जाती है तो हम
अपने अंदर सुधार कर सकते हैं तो उन्हें कोचिंग करना। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि भाई ऑनलाइन कोचिंग करें, ऑफलाइन वो ऑफलाइन नहीं कर पा रहे तो आप ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, पर कोचिंग कीजिए, क्योंकि कोचिंग हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोचिंग नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती है। तो कोचिंग में हमारे सिलेक्शन का 10% हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, कोचिंग में हमारे सिलेक्शन का दोस्तों 10% ही हिस्सा होता है, ओनली 10%। कैसे होता है 10%? क्योंकि कोचिंग में हमें इंटरेस्ट पैदा किया जाता है सब्जेक्ट में कि पढ़ तो हम खुद भी सकते हैं, क्योंकि बुक तो हमारे पास भी है, हम पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो। पर दोस्तों उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हमें पैदा किया जाता है, एक समझ के अकॉर्डिंग हमें समझ और इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कोचिंग में। तो कोचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो दोस्तों आपको करना ही है। खुद के नोट्स प्रॉपर आपको बनाने, अगर आपने खुद के नोट्स प्रैक्टिस और आपने कोचिंग की तो आज बोल रहे दोस्तों आपका सिलेक्शन यार कोई भी नहीं रोक सकता एकदम स्ट्रेटजी के साथ। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको कंपटीशन पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कंपटीशन कितना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं देने वाला। तो ये रहने वाला है। खास बात बताए, आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, कितना भी आपको बता दे कि 4 महीने में इस तरीके से तैयारी होगी, 2 महीने में इस तरीके से तैयारी होगी, 1 महीने में इस तरीके से तैयारी होगी, जब तक खुद के एफर्ट्स नहीं लगाओगे ना कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सीधी बात है, कड़वी बात है। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद ही आप परफेक्ट बन जा सकते हो दोस्तों। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।